नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। यंग इंडिया में आपका स्वागत है। दरअसल आज हम गुलाबी नगरी से यंगिस्तान की आवाज को बुलंद करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। युवाओं की 2019 में नई सरकार से क्या कुछ उम्मीद है, वो अपने सपने के भारत को आखिर कैसा देखना चाहते हैं, और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम आज जयपुर के नेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस में युवाओं के बीच पहुंची। जयपुर में लोकसभा की 2 सीटें आती है, एक जयपुर शहर सीट है और दूसरा जयपुर ग्रामीण सीट है। 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद क्षेत्र के सियासी समीकरण बहुत हद तक बदल गए। जयपुर सीट पर वर्तमान सांसद रामचरण बोहरा का मुकाबला ज्योति खंडेलवाल से इस बार होगा। वहीं जयपुर ग्रामीण सीट पर राज्यवर्धन सिंह राठौर और कांग्रेस से कृष्णा पुनिया इस बार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन वर्तमान सरकार और सांसद के कार्यकाल को लेकर जयपुर के नौजवानों की सोच क्या है, वाकई में संतुष्ट है कि नहीं, चलिए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ललित वर्मा और हमारे खास कार्यक्रम यंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और महज कुछ ही वक्त बचा है नई सरकार बनने को। पहली वाली सरकार रिपीट होती है या नई सरकार इस देश के भाग्य का दामन है अपने हाथ में थामेगी। इन्हीं सवालों को लेकर युवाओं के बीच में हम पहुंचे हैं, क्योंकि भारत है वह युवाओं का देश है। करीब 53% से ज्यादा आबादी युवाओं की है। हम हमारे वही 5 सवाल लेकर इनके बीच में पहुंचे हैं। मेरा पहला सवाल रहेगा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में उनको कैसी सरकार चाहिए। मेरा दूसरा सवाल रहेगा कि सरकार से इनको उम्मीदें क्या रहेंगी। मेरा तीसरा सवाल रहेगा इनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। मेरा चौथा सवाल रहेगा कि यदि इनको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो यह कौन सा काम है जो करेंगे। और मेरा 5वां सवाल रहेगा क्या इनका सांसद इनकी कसौटी पर खरा उतरा है। आज इन्हीं 5 सवालों को लेकर हम जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं और ये स्टूडेंट हैं, इसी कॉलेज के पढ़ने वाले हैं। सभी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल लेकर इनके बीच में पहुंचूंगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। 2019 में आप कैसी सरकार चाहते हैं? 2019 में हम भारत के लिए सशक्त सरकार चाहते हैं, जो कि इस भारत को और असीम ऊंचाइयों तक ले जाए और एक ऐसे देश का निर्माण करे जो विश्व में विश्व गुरु होने की ताकत फिर से दिखाए। विश्व गुरु बनने की ताकत रखने वाला भारत इनको चाहिए और ऐसी सरकार इनको चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, आप 2019 के लोकसभा चुनाव में कैसी सरकार चाहती हैं? जो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाए और इस पे बात करें, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करें, ना कि और मुद्दों के ऊपर। रोजगार पर ज्यादा बात की जाए। आप रोजगार बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को ज्यादा पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज निकालनी चाहिए जो कि उनको इतनी अट्रैक्टिव और अपीलिंग लगे कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। आप अगर रोजगार की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब तक कौन सी पॉलिसीज आई हैं। स्किल डेवलपमेंट के बारे में हमने अभी जानना शुरू किया है, तो इसके ऊपर अगर काम किया जाए तो ये बहुत ज्यादा हमें हाइट्स तक ले जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। आपसे जानना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट में और एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम हमारा टेक्निकल होना चाहिए, या कि जो हमारी 12 साल की पढ़ाई होती है वो आधे से ज्यादा हमारी वेस्ट जाती है कि हम लोग एक टेक्निकल ही सब्जेक्ट चूज करते हैं कॉलेज में आके, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, आपको कैसी सरकार चाहिए? जैसे कि अभी बेरोजगारी बहुत है, तो सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज और प्रोवाइड कराए, और जैसे कि लड़कियों के साथ इतनी चीजें हो रही हैं आए दिन, उसके लिए थोड़ी सी और बेरोजगारी खत्म करने का दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं। कैसी सरकार चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए और लोगों की हेल्प करे। लोगों की हेल्प करनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको? जो लो पॉवर्टी लाइन है उनको प्रॉपर एटलीस्ट फूडिंग्स तो उनको होनी ही चाहिए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होनी चाहिए। हमारा दूसरा सवाल रहेगा कि सरकार से इनको उम्मीदें क्या है, किन उम्मीदों के साथ ये वोट करने जाएंगे? सरकार से ये उम्मीद रहेगी कि वो इस युवा को समझे, जाने और इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करे। युवा शक्ति को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के। आपको? कि वो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज और प्रोवाइड करें, जिससे हम इतना पढ़ते हैं, आजकल देखते हैं कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वही पढ़ने के बावजूद भी लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है क्योंकि रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आप? मैं चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन चल रहा है, रिजर्वेशन को हटा दिया जाए। हमें चेंज करना चाहिए सिस्टम को कि जैसी भी पढ़ाई हो वो सबके भले के लिए हो, और जैसी भी हमें शिक्षा मिल रही है वो हमारे लिए रेलेवेंट हो। पहली चीज कि
शेड्यूल्ड कास्ट जर्नल सिस्टम हटाने से सबको इक्वल वे से देखना चाहिए। फिर जो भी अपनी कैपेबिलिटी से आगे बढ़े तो वो चीज़, जर्नल के लिए 80% 90% शेड्यूल्ड के लिए तो वो चीज़ हटानी चाहिए, इक्वल वे में सबको रखना चाहिए। कास्टिज्म खत्म कर देना चाहिए। आपसे जानना चाहिए। Actually, what I think is the government should work on the education system because we are forced to learn something which we are not interested in. So they should work on improving the inner talent, I guess. एजुकेशन सिस्टम पर और ध्यान देना चाहिए। आप लोगों से जानना चाहेंगे, आपको क्या उम्मीदें रहेंगी, सरकार चाहे कोई सी भी बने? क्योंकि यहाँ पे हम सभी एक अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और सबका अपना अपना सोचने का नजरिया, पर मेरे हिसाब से द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज की एजुकेशन। एवरीथिंग इज अबाउट एजुकेशन। आप जितना ज्यादा अपने एजुकेशन को बिल्डअप करते, कम से कम हम जैसे लोगों को भारत देश छोड़ के बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा और अपने रोजगार को हम यहीं ढूंढ सके। एंड द अदर थिंग इज स्किल डेवलपमेंट। अपने देश का टैलेंट ऑब्वियसली कोई भी, अगर हमारा गवर्नमेंट मेहनत कर रहा है हमारे पीछे तो हमसे यही एक्सपेक्ट करता है कि कल को हम उसके काम आए। तो ऑब्वियसली हमें अपने देश को सर्व करने में ज्यादा योगदान देना चाहिए, ना कि बाहर जाके दूसरे। सर मैं वो सरकार से उम्मीद करना चाहूँगा जो सरकार सबसे पहले आता है देश, जो सरकार में ये दम हो कि अगर कोई हमला करके जाए ना तो सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दे सके। वो सरकार चाहिए जो एंटी सैटेलाइट मिशन को गो कर सके। वो सरकार चाहिए जो विश्व के अंदर यूएन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अंदर देश का नाम ला सके और वीटो पावर के साथ राष्ट्र को परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दे सके। जानना चाहेंगे कि इनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। मेरे सपनों के भारत में सबको इक्वल ट्रीट किया जाए और सबको इक्वलिटी का दर्जा दिया जाए, समानता का अधिकार रहे। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। आप? गरीबों को उनका हक भी मिलना चाहिए, जो उनको चाहिए उनको मिलना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे। मेंटेलिटी, पॉजिटिविटी एंड हार्ड वर्कर जो वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे और जो जनरेशन है उनकी बात सुने। रिजर्वेशन सिस्टम्स को हटा देना चाहिए। जो योजनाएं सरकार बनाती है आम आदमी के लिए, उसका फायदा सीधे आम आदमी को पहुंचे और पूरी तरह से उनको लाभ हो उन योजनाओं का। मेरे सपनों का भारत होना चाहिए जहाँ पे जेंडर गैप नहीं हो, जहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर हो, जहाँ पे सबका इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने का उनको तरीका मिले। आपका? एक औरत होने के नाते मैं जानती हूँ कि आज भी रात को निकलते हुए मुझे कितना डर लगता है। तो मेरे सपनों का भारत वो होगा जहाँ पे मैं सिक्योर फील करूँ, जहाँ पे मैं सेफ फील करूँ। मेरे सपनों का भारत मेड इन इंडिया को ज्यादा बढ़ावा दे, जो मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स हों वो इंडिया में ज्यादा रहें और बाकी जो यूरोपियन और यूके हो उसका कम यूज हो जाए। मेरे सपनों का भारत क्लीन होना चाहिए, यहाँ पे साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए और करप्शन फ्री होना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। मेरे सपने को भारत ऐसा होना चाहिए जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, चाहे पॉवर्टी पूरी तरह खत्म मत करो लेकिन उसमें थोड़ी सी तो अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए। लड़कियां यहाँ बहुत सारी हैं, उनसे जानना चाहेंगे आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। कोई आपसे जान लेते हैं, पहले आप बताइए। मेरे सपनों का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ हर व्यक्ति की आवाज को सुना जाए, क्योंकि एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की सरकार है, तो इसलिए हर किसी को जब सुना जाए तभी देश का विकास हो सकता है। अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो वह कौन सा काम है जो आप सबसे पहले करेंगे? आप लोगों के पास आएंगे, क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले पाकिस्तान का नामो निशान हटाएंगे एक दिन में। पाकिस्तान का नामो निशान हटाएंगे। रिजर्वेशन सिस्टम को हटाएंगे। वुमेन के लिए सेफ्टी इंक्रीज करूंगा। कश्मीर की समस्या खत्म, अयोध्या में राम मंदिर। फार्मर्स की डेवलपमेंट के लिए, फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट काम करेंगे। अयोध्या का मुद्दा है। अब लड़कियों के पास चलते हैं, वो क्या करेंगे अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाता है? जो सबसे ज्यादा करप्टेड लोग हैं पहले उनको हटाएंगे उनकी सीट से, क्योंकि जब वो खुद ही इतने भ्रष्ट हैं तो वो हमारे लिए क्या करेंगे। मैं गर्ल्स के लिए सही लॉज बनाना चाहूंगी, क्योंकि आजकल रेप भी बहुत हो रहे हैं। तो पहले तो पाकिस्तान का, देश का सोचना है, फिर अपना सोचना है। जब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। सबसे पहले मैं उन लोगों का नामो निशान मिटाऊंगा जिनका इस देश में दम घुटता है, जो इस देश के टुकड़े होने की बात कहते हैं, जो इस देश की सेना पर पत्थरबाजी करते हैं। सबसे पहले मैं उनको उड़ाऊंगा, उन कीड़ों को साफ करूंगा। बहुत बढ़िया। कुछ कीड़ों की बात हो रही थी अभी, उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। वो कीड़े भी इस भारत का हिस्सा हैं। आर्टिकल 370 के ऊपर बात करो, वो उस आर्टिकल की वजह से ये सारे कीड़े की उत्पत्ति हुई है, उसके ऊपर पुनः विचार करने की जरूरत है। वो कीड़े भी यहीं पे हैं, यहीं की सत्ता से, यहीं की संतान है,
कुछ लोगों को कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं, ये गलत है। पीरियड पॉवर्टी जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, वो उस चीज़ पे वर्कआउट करूँगी। सर ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान को हटाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि सर हम आतंकवाद, टेररिज्म को खत्म करेंगे सर, क्योंकि वही है, क्योंकि आम इंसान वहाँ भी है, यहाँ भी हैं। लेकिन जो आतंकवाद है जिसकी वजह से हमारे जवान मर रहे हैं सर, आए दिन शहीद हो रहे हैं, उनके घर के लोग इतना ज्यादा परेशान होते हैं सर, वो चीज मैं खत्म करना चाहूंगा सर। मैं जैसे जवान लोगों के लिए, उनको वो हम लोग को सेव करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए उतना नहीं। तो जैसे अभी वो अटैक हुआ तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। 5वां सवाल, आप अपने सांसद से खुश हैं तो क्यों, और नहीं खुश हैं तो क्यों नहीं हैं? सांसद जो वहाँ का कामाख्या प्रसाद तासा है, जो काम अच्छा कर रहा है वहाँ पे, और बाकी पहले के कंपैरिजन में बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्या आप अपने सांसद से खुश हैं? हम हमारे सांसद से खुश हैं। उन्होंने जो भी कंडीशंस दी थी उनको फुलफिल किया है, और थोड़ा टाइम तो लगता ही है फुलफिल करने में, मतलब प्लान को एग्जीक्यूट मतलब उन्हें एक बार और मौका देना चाहिए। हाँ, उनको देना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे? मैं भी मेरे सांसद से बहुत खुश हूँ। सही बात कही मेरी फ्रेंड ने कि अब टाइम लगता है, कोई भी पॉलिसी फटाफट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, और इंडिया जैसा डाइवर्स स्टेट है, डाइवर्स कंट्री है, सॉरी, इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री के अंदर वैसे भी कोई चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन फटाफट 2 दिन में नहीं हो सकती। तो हाँ, आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्या खुश हैं आप? जी हाँ, मैं खुश हूँ, और वो हमारे जो यहाँ के एमपी हैं काफ़ी सारी फैसिलिटीज बेसिक जो लेके आए हैं, जो अभी तक नहीं थी हमारे यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा काम है। मैं काफ़ी खुश हूँ अपने सांसद से। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे अगले 5 सवालों के साथ फिर से इन युवाओं के बीच में पहुंचेंगे। जो ज्यादा कर्ज लेते हैं वो देश छोड़ के भाग जाते हैं, जो जिनका कम कर्ज होता है उनका माफ हो जाता है, पूरा का पूरा जो बोझ है वो आम आदमी अपने टैक्स से देता है। अरे आरक्षण ही लेना है तो बुद्धि से आरक्षण लो, आओ बैठो करो सामना, प्रतिभा से आरक्षण लो। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम यंग इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इनसे 5 सवाल पूछे थे। इन 5 सवालों का इन्होंने बेबाक तरीके से जवाब दिया था। ब्रेक के बाद अगले 5 सवाल लेकर हम इनके बीच में आए हैं। मेरा पहला सवाल रहेगा, किसी भी प्रकार की कर्ज माफी को लेकर ये युवा क्या सोचते हैं। मेरा दूसरा सवाल रहेगा, आरक्षण को लेकर इन युवाओं की राय क्या है। मेरा तीसरा सवाल रहेगा कि देश में शिक्षा व्यवस्था जो वर्तमान दौर में चल रही है उसमें बदलाव की जरूरत है। मेरा चौथा सवाल रहेगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में वह कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहेंगे। और मेरा 5वां सवाल रहेगा
क्या हर 5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी को लेकर इन युवाओं की सोच क्या है? इन 5 सवालों को लेकर हम इन युवाओं के बीच में पहुंचेंगे। कर्ज माफी को लेकर ये युवा क्या सोचते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आप क्या सोचते हैं कर्ज माफी को लेकर? ऑफ कोर्स कर्ज माफी होनी चाहिए, लेकिन वैसे किसान जो कैपेबल हैं, जो कर भी दे सकते हैं और अच्छा खासा हेल्प आउट भी कर सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था में, वैसे किसानों को पूरा अपना देना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन है, बट वैसे किसान जो दब गए हैं, कुचल गए हैं, जहां मौसम की मार है, जो नहीं दे पा रहे हैं, वैसे किसानों की कर्ज माफी जरूर करनी चाहिए। आप जी, इन्होंने जैसा कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिनके पास है ही नहीं उनसे हम क्या लेंगे, और जिनके पास है वो तो देने में कैपेबल है ही, तो कर्ज माफी उनकी होनी चाहिए जिनके पास नहीं है। आप? मेरे हिसाब से कर्ज माफी का कोई अंत नहीं है, एक बार दिया जाएगा तो बार बार देता ही जाएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सर, मेरा कर्ज माफी के ऊपर पूरा क्लियर कट स्टैंड है कि कर्ज माफी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सर जो ज्यादा कर्ज लेते हैं वो देश छोड़ के भाग जाते हैं, जो जिनका कम कर्ज होता है उनका माफ हो जाता है। तो सर इसका पूरा ही पूरा असर इंडिया की इकोनॉमी में पड़ता है, और पूरा ही पूरा जो बोझ है वो आम आदमी अपने टैक्स से देता है। आम आदमी के टैक्स से पूरा कर्ज चुकाया जाता है। आप क्या कहेंगे? सर कर्ज माफी किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। कारण उसका ये है कि किसानों को, अगर किसानों की बात करी जाए तो सर उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस टाइम पे दी जाए, या पानी की सप्लाई टाइम पे दी जाए, या बीज की सप्लाई टाइम पे दी जाए। भारत का वो किसान है जो देश के अंदर जमीन के अंदर से ना सोना निकाल सकता है, अगर समय से टाइम पे चीजें मिल जाए तो। सो कर्ज की जरूरत नहीं है। कर्ज माफी एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज माफी एक सोल्यूशन हो सकता है। जैसे अभी बिसलपुर बांध में पानी नहीं है, हम ये जानते हैं, इस साल वर्षा कम हुई, तो इरिगेशन के लिए उन किसानों को ये कर्ज माफी होगी तो उन्हें काम आएगा, उनका विकास होगा। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमें उन किसानों को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरा दूसरा सवाल है आरक्षण को लेकर। हर कैंपस में मैं गया, आरक्षण पर एक ही जवाब मिलता है। इन युवाओं की भी राय जानेंगे कि आरक्षण को लेकर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपके पास चलते हैं, क्या सोचते हैं आप आरक्षण को लेकर? आरक्षण खत्म होना चाहिए तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जाति का आरक्षण मांगा, धर्मों का आरक्षण मांगा, लिंग भेद आरक्षण पाकर कैसा देश बनाओगे? तुम क्या सुंदर देश बनाओगे? अरे आरक्षण ही लेना है तो बुद्धि से आरक्षण लो, आओ बैठो करो सामना, प्रतिभा से आरक्षण लो। अरे आरक्षण से तुम बने वैध हो, तुम क्या दर्द मिटाओगे? तुम क्या सुंदर देश बनाओगे? तो महाशय मेरे ख्याल में आरक्षण अगर मिलना चाहिए तो आर्थिक व्यवस्था के आधार पर मिलना चाहिए। हर आदमी जो आज सरकार में है उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो लोगों की बात सुने। और जैसे कि आपने मुद्दा उठाया आरक्षण का, आज मैं वकील बन रहा हूँ, मेरे बाजू में डॉक्टर भी बैठे हैं, मेरे पीछे इंजीनियर भी बैठे हैं, तो क्यों आज हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि हम यहाँ काम करके छोड़ के बजाय बाहर जाना चाहते हैं, अलग देशों में जाना चाहते हैं? क्यों? क्या हमें हमारी मातृभूमि से प्यार नहीं है? पर ऐसा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमें हमारे मातृभूमि में हमारे कार्य के लिए हमें जगह ही नहीं मिल रही, कार्य के लिए हमें स्थान ही नहीं मिल रहा। स्थान तो सारा आरक्षण ले जाता है। सर अंबेडकर साहब ने 10 साल का आरक्षण अप्रूव किया था सर, उसके बाद जो है यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट बनी, 70 साल कांग्रेस ने ले लिए। 70 साल के अंदर इतना आरक्षण लिया है इन लोगों ने, जितने भी है ST SC। आई थिंक ये सबसे बड़ी हमारे देश के अंदर एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आया है पॉइंट। मेरे हिसाब से तो ये चीज है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप आरक्षण को लेके किसी पर्टिकुलर पार्टी को पॉइंट आउट कर रहे हो तो गलत है। उस समय पे इसी सिचुएशन थी कि जो SC ST कास्ट या लोअर कास्ट के लोग थे उनको इस चीज की जरूरत थी, क्योंकि उन्हें हमें कभी हमारे बराबर समझा नहीं गया, कभी हमें बराबर बैठने नहीं दिया, कभी हमारे बराबर मंदिरों में नहीं जाने दिया। लेकिन आरक्षण को लेकर अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को पॉइंट आउट कर रहे हो तो वो गलत है, हटाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर आरक्षण देना ही है तो उन वर्गों को दो जिनको सच में जरूरत है। आरक्षण आजकल इस्तेमाल कौन कर रहा है? आरक्षण का अनुभव मतलब आरक्षण का फायदा कौन उठा रहा है? फायदा तो वो वर्ग उठा रहा है ना जो ऑलरेडी उसका फायदा उठाते हुआ है, उन्हीं को उसी के बारे में नॉलेज है। जो वर्ग पिछड़ा हुआ है उनके पास तो ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचाई जा रही है कि आरक्षण जैसी कोई चीज भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारा संविधान बना था तब बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की बात कही थी, लेकिन सिर्फ 15 सालों तक। उसे आगे खींचने में ये पार्टियों का अपना फायदे के लिए कोई पार्टियां उसमें बन रही हैं, कुछ आरक्षण दे रही है, तो आरक्षण होना चाहिए, लेकिन किसी एक जगह पर होना चाहिए, जैसे कि पैसों के लिए आर्थिक स्थिति किसकी मजबूत है। तीसरा सवाल है, शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव की जरूरत है? हाँ, बदलाव की जरूरत है। अगर अपन लोग CBSE को ही कंसिडर कर ले तो अभी भी उसमें 2006 की जो NCERT बनी थी वो अभी भी चलती है। उसको 13 इयर्स हो गए। तो जो उस समय का सिलेबस था और अभी के सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है। ये CBSE में की ये हालत है तो हमारे इंजीनियरिंग में भी सेम यही सिचुएशन है। बहुत पुराना सिलेबस हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है। बहुत पुराना सिलेबस हमें पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों से जानना चाहेंगे
सर इफ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड स्टाफ ना, चीजें बहुत दिन ब दिन बहुत तेजी की रफ्तार से बदल रही हैं एंड उसी तरह हमें अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को भी बदलना पड़ेगा। रेनोवेशन की, रिवैल्यूएशन की सही में जरूरत है। एंड अगर हम शिक्षा की बात करें देश में, तो हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे देखते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे नहीं देखते। हम टाइमिंग्स पे ध्यान देते हैं, हमारा होता है कि 8 से 3 का टाइमिंग रख दिया, 8 से 2 का टाइमिंग रख दिया, लेकिन हम बच्चे को जो शिक्षा देनी है, एंड इवन आई टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन सही में बच्चों को देनी ही चाहिए एंड उससे बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं जो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है इस समय। एजुकेशन सिस्टम, हाँ, बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। फर्स्ट चेंज की हमें ये ज़रूरत है कि मार्क्स बेस्ड, कास्ट, स्पेशली जो रिजर्वेशंस चल रहे हैं इस टाइम, हम लोग रिजर्वेशंस की वजह से बहुत ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट्स को 1% 2% से रह जाते हैं। और रही बात टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से नहीं आए होते, लेकिन उन्हें जैसे ही वो कॉलेजेस में आते हैं, ना ही उन्हें उस टाइप की फैसिलिटी मिलती है इंग्लिश बोलने की। तो बहुत सी चेंजेस की जरूरत होती है, बहुत से बदलाव की जरूरत है। पीछे भी हमारे कुछ साथी खड़े हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है? जी हाँ। आप? हाँ, होनी चाहिए। इवैल्यूएटिंग स्किल में जो स्किल, मार्किंग स्किल वगैरह सारे चेंजेस होनी चाहिए। आप? हाँ, होनी चाहिए, एक हद तक होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो पूरा ही हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा इनको फोकस करना चाहिए, ना कि थ्योरेटिकल। क्योंकि आज हम विदेशों में पढ़ने जाते हैं, जो हमारे यहाँ होगा कि वो हमें फैसिलिटी जब इंडिया में मिलने लगी कि तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए। अपने चौथे सवाल की ओर हम बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा कौन से मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे? आप? सर, सबसे पहला मुद्दा जो हावी रहेगा वो रहेगा राष्ट्र की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। क्या सरकार में या सरकार के जो अपोजिशन बैठे, क्या उसमें दम है कि जवाब दे पाए दुश्मन को? करप्शन हटी या नहीं? उन्होंने कितने वादे करे थे कि करप्शन हटेगी, लेकिन हमारा देश वैसे का वैसा ही है। वुमेन सेफ्टी इज ऑल्सो बिग इशू, जिसके ऊपर लोगों को फोकस करना चाहिए, सरकार को फोकस करना चाहिए। सर, मेरे हिसाब से टेररिज्म और देश की सुरक्षा के बारे में इसमें ज्यादा रहेगा। जी, डिफेंस का ही मैं तो मानूंगा कि भारत किस लेवल तक बाकी पूरी दुनिया को आंख से आंख मिलाकर देख सकता है। जी, मेरा यही मानना है कि जो इन्होंने कहा था कि क्या क्या ये करते, देश के लिए इतने भाषण देते हैं ये कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्या ये इतना करते भी हैं? जो कि हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, हमने कोई बदलाव तो इतना देखा ही नहीं है। अभी जैसे इंडिया स्पेस पावर हो चुकी है, हम चाहते हैं कि इंडिया और भी कुछ चीज़ों में जैसे पावरफुल बने, जैसे आर्मी है, देश की सुरक्षा हो, उसमें इंडिया का। जी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के, बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि अगर युवा सशक्त नहीं होगा तो वो कमाएगा क्या और वो बताएगा क्या? मैं सोचता हूँ कि बात उस बारे में होनी चाहिए, उस बारे में नहीं होनी चाहिए कि जो कर दिया, उस बारे में होनी चाहिए कि क्या करने वाले हैं, हम क्या करना चाहते हैं। उसके बनाम पे लोग उन्हें वोट दे, अपना मतदान दे। कि जैसे कानून व्यवस्था अभी हमारे देश में खराब है, कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव, या कानून हमारे पास है तो सही लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होता है, तो उन मुद्दों पर अगर सरकार बात करे तो बेहतर होगा। उस पर नहीं कि हमने ये कर दिया है, हम ये करने वाले हैं, हमारे मैनिफेस्टो में ये है, इन उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे, उस मुद्दे पर बात हो तो बेहतर होगा। इन युवा जो यहाँ पे बैठा है उसको अपने काम से मतलब है, देश की प्रगति से मतलब है, देश की सुरक्षा से मतलब है। उनको इन प्रोपेगेंडा से मतलब नहीं, उनको राम मंदिरों से इनसे मतलब नहीं है। उनको ये मतलब है कि यार मैं 3 साल की डिग्री कर लूंगा तो मेरे को जॉब मिल जाएगी क्या? अगर मेरे देश के ऊपर कोई हमला कर देगा तो सामने वाला सुरक्षा कर लेगा क्या? मेरे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तो वो मिल जाएगी क्या? बैंक अकाउंट चाहिए तो वो मिल जाएंगे क्या? घर रहना चाहिए आवास का, वो मिल जाएगा क्या? ये है मुद्दे युवा के। हमारा 5वां सवाल रहेगा कि हर 5 साल में जो सरकार बदलने की परिपाटी है, इसको लेकर युवा क्या सोचते हैं? क्या हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए? अगर नहीं बदलनी चाहिए तो क्यों नहीं, और बदलनी चाहिए तो क्यों? कुछ स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है हर 5 साल में बदलनी चाहिए सरकार? सरकार तो बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी सरकार अभी बहुत अच्छी काम कर रही है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और हमारा मतलब डेवलपमेंट भी सही हो रहा है, जीडीपी रेट भी बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। सरकार नहीं बदलनी चाहिए? आप? सर, सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि हर बार हर इंसान को टाइम देना चाहिए। मतलब 5-5 साल बाद उनको टाइम मिलेगा तो उनको मतलब कुछ चेंजेस मिलेंगे इंडिया में, इसलिए चेंजेस। सरकार बदलनी चाहिए, हर बार बदलनी, हर एक सरकार को मौका देना चाहिए। सर, सरकार बदलनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में 2 पार्टी पोजीशन होना चाहिए। 2 पार्टी पोजीशन होगी तो देश सुसंगठित होगा, इसका निर्माण अच्छे से होगा, और 2 पार्टियों के बीच विकास को लेकर और देश की उन्नति को लेकर काफी बहस होगी, मतलब काफी तर्क वितर्क उनके मध्य होंगे, तो देश अच्छा बनेगा, सुधरेगा। सर, सरकार बदलनी चाहिए, लेकिन जो सरकार देश बदल रही है वो नहीं बदलनी चाहिए।
सरकार बदलनी चाहिए, बट अगर अच्छा काम करी तो नहीं बदलनी चाहिए। ऐसा भी युवाओं को पावर होना चाहिए कि अगर काम नहीं कर रही तो पहले ही पलट दिया। यस जरूर होना चाहिए। जिस चीज के लिए हमने सरकार को रखा हुआ है, अगर वो वही काम नहीं कर रही तो सरकार होने का क्या फायदा। आज हमने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में युवाओं की आवाज सुनी, कल किसी अन्य कैंपस में हम सुनेंगे यंग इंडिया की आवाज। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।